Hello everyone, it's Parth again and I welcome you all to the first lecture of our chapter 2 Indian States and Society in the 18th Century of the series of Modern History. ठीक है, इससे पहले वाला चैप्टर जो था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वो हम कंप्लीट कर चुके हैं विद द समरी ऑफ द चैप्टर. अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर पे जो है इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी. और इस चैप्टर के अंदर जैसे ही नाम सजेस्ट करता है हम बात करने वाले हैं जब मुग़ल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन करता है तो उसके साथ साथ हम देखते हैं कई सारी रीजनल पावर्स या स्टेट्स जो हैं एमर्ज करना शुरू कर जाती हैं और पावर या अथॉरिटी जो है अज्यूम करना शुरू कर देती हैं. उन सब पावर्स के बारे में, उन रीजनल या टेरिटोरियल पावर्स के बारे में हम इन चैप्टर में डिस्कस करेंगे. हम बात करेंगे किस तरह से जो सक्सेशन स्टेट्स थी जिसके अंदर हम बंगाल की बात करते हैं, अवध की बात करते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर हम बात करेंगे राजपूत के बारे में. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कवर करेंगे इस चैप्टर में होगा राइज एंड फॉल ऑफ मराठा एम्पायर. ठीक है, किस तरह से मराठास जो हैं बहुत सबसे पहले एक पीक पे पहुंचते हैं, अपनी पावर को राइज करते हैं और धीरे धीरे जो है वो भी डिक्लाइन करना शुरू कर जाते हैं. और फाइनली हम देखते हैं कि चैप्टर इस नोट पे एंड करता है कि धीरे धीरे ये इंडियन पावर्स जो एक बार राइज करती हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाती कि ईस्ट इंडिया कंपनी को या फिर जो ब्रिटिश पावर थी उसको हरा सके किसी भी बैटल में. और हम फाइनली देखते हैं ये जो इंडियन स्टेट्स या सोसाइटी जो होती है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, डेकेडेंट वो किस तरह से बनना शुरू कर जाती है, उसमें क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, सोसाइटी में या कल्चर में क्या क्या और प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से यूरोपियंस हमको फाइनली सब्जुगेट कर लेते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर को इस नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है डीके ऑफ द मुगल एम्पायर. ठीक है, मुगल एम्पायर जो डीके करता है उसके रेमिनेंट्स में क्या क्या हमको देखने को मिलता है, उसके बाद क्या कंक्लूड होता है वो हम डिस्कस करते हैं. हमने देखा पिछले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन कर रहा था धीरे धीरे 18th सेंचुरी के अंदर. औरंगजेब के रूल के बाद से 1700 से वो डिक्लाइन करना शुरू कर जाता है. जब वो डिक्लाइन करता है तो हमारा जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है देश के अंदर. अगर जो पावर है किसी ना किसी के हाथ में तो जाएगी. अगर पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्टर्स तो आएंगे इस पॉलिटिक्स के स्टेज के ऊपर. ठीक है, तो हम देखते हैं कि वी सी दैट देयर इज़ अ राइज ऑफ न्यू रीजनल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस और वो अपनी पावर असर्ट करना शुरू कर देती हैं. नई रीजनल पावर्स आती हैं, या तो वो पावर्स पॉलिटिकल होती हैं या वो पावर्स इकोनॉमिक होती हैं नेचर के अंदर. पॉलिटिकल पावर्स कहने का मतलब फॉर एग्जांपल जो पहले गवर्नर्स थे राइट या नोबिलिटी थी जिनके पास ऑलरेडी जो है पॉलिटिकल पावर है. इकोनॉमिक पावर का मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा इंसान है, कोई मर्चेंट हो गया, कोई बहुत बड़ा ट्रेडर हो गया, कोई मनी लेंडर हो गया, बैंकर हो गया, जिसने इकोनॉमिकली अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर लिया. अब ये जो है धीरे धीरे अपनी पोजीशन को और पावर को स्ट्रेंथन करने लगे. कौन? जो पॉलिटिकल फ्रंट पे या फिर इकोनॉमिक फ्रंट पे, और धीरे धीरे एमर्ज करने लगे एज न्यू रीजनल पावर्स एंड फोर्सेस. 18th सेंचुरी के अंदर हमको कई सारी ऐसी स्टेट्स के राइज के बारे में देखने को मिलता है. कई सारी ऐसे इंडिपेंडेंट या फिर सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, ये जो रीजनल पावर्स की हम बात कर रहे हैं या जो रीजनल स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं इसको हम डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली 4 अलग अलग फैक्टर्स के अंदर या 4 अलग अलग वेराइटीज़ के अंदर. सबसे पहला जो डिवीजन है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो हमारा आता है सक्सेशन स्टेट्स का. ठीक है, सक्सेशन स्टेट्स में हम बात करते हैं उन स्टेट्स की जो पहले मुगल अथॉरिटी के पार्ट थे. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये मुगल्स हैं तो इसके प्रोविंसेस ही थे ये. ठीक है, इनको बनाने वाले, इन सक्सेशन स्टेट्स को बनाने वाले जो रूलर्स थे वो मुगल के उन प्रोविंसेस के गवर्नर्स ही थे. और इन सक्सेशन स्टेट्स के अंदर हम बेसिकली 3 सक्सेशन स्टेट्स की बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की, सेकंड पे हम इसमें बात करते हैं अवध की, और तीसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे हैदराबाद को. ठीक है, हैदराबाद. तो ये 3 सक्सेशन स्टेट्स थी जो मुगल एम्पायर का ही पार्ट थी सबसे पहले, और धीरे धीरे जो वहाँ पे मुगल प्रोविंसेस के अंदर जो गवर्नर्स थे उन्होंने अपनी पावर को असर्ट करना शुरू कर दिया और अपने स्टेट्स को कार्व आउट करना शुरू कर दिया, अलग करना शुरू कर दिया मुगल अथॉरिटी से या सेंट्रल अथॉरिटी से. तो इसमें हम 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, बंगाल के बारे में, अवध के बारे में और हैदराबाद के बारे में. ये तो हमारी पहली कैटेगरी हो गई. दूसरी कैटेगरी ऑफ जो रीजनल पावर्स थी उसमें हम डिस्कस करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ रेबेलियंस. वो सारी पावर्स जो रेबेलियंस की वजह से उठना शुरू हुई थी. द रीजनल स्टेट्स हु वर द प्रोडक्ट ऑफ और हु वर द रिजल्ट ऑफ रेबेलियंस बाय लोकल चीफ्टेन्स एंड पेजेंट्स. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली 4 पावर्स के बारे में. ये 4 पावर्स कौन सी थी? सबसे पहले हम बात करेंगे जाट्स के बारे में. ठीक है, उनके रूलर्स के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. हम डिस्कस करेंगे सिख्स के बारे में. फिर उसके बाद हम देखेंगे अफगान्स को, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सतनामीज़ को.
ठीक है। ये 4 पावर जो हैं बेसिकली किस वजह से अराइज करना शुरू करती हैं, क्योंकि ये वो पावर्स होती हैं जो या तो ओरिजिनली पेजेंट्स होती हैं या फिर ज़मींदार होते हैं, और धीरे धीरे इनके ऊपर ऑपरेशन जो स्टेट ऑपरेस करना शुरू कर देता है या फिर जो और मनी लेंडर्स के नोबिलिटी इनको ऑपरेस करती है, और उस ऑपरेशन की वजह से, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये रिवोल्ट करते हैं, और रिवोल्ट करते करते इनका रिवोल्ट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल और फेरोशियस हो जाता है कि एक पॉलिटिकल पावर बनने शुरू हो जाते हैं, और उस पॉलिटिकल पावर बनने की वजह से इनको हम इस कैटेगरी अंदर रखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रेबेलियंस बाय लोकल चीफ्टेन्स एंड पेजेंट्स। ये दूसरी कैटेगरी हमारी ओवर हो गई। तीसरी कैटेगरी में हम उन स्टेट्स की बात करेंगे जो या तो ऑटोनॉमस थी या फिर इन जनरल हम कह सकते हैं सेमी ऑटोनॉमस थी। ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस स्टेट्स, इनके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 3 अलग अलग पावर्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मैसूर के बारे में। मैसूर में हम 2 रूलर्स के बारे में बात करेंगे, हैदर अली के बारे में। उससे पहले हम डिस्कस नहीं करेंगे जो और हिंदू रूलर्स थे, हम हैदर अली के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे और फिर हम टीपू सुल्तान की बात करेंगे। मैसूर जैसे ही ख़त्म होता है तो हम बात करेंगे उसके बाद मराठास के बारे में। बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम सारी मराठास पावर्स को। एंग्लो मराठा वॉर भी हम डिस्कस करेंगे। हम बालाजी विश्वनाथ की बात करेंगे, बालाजी बाजीराव की बात करेंगे, बाजीराव सेकंड की बात करेंगे, माधवराव की बात करेंगे। सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मराठास के अंदर। फिर थर्ड जो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राजपूत पावर। राजपूत पावर्स में हम सूरजमल की बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे किस तरह से सवाई राजा जयसिंह की हम यहाँ पे बात करेंगे, और भी राजपूत रूलर्स के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ स्टेट्स वो यहाँ पे थी, दीज वर दो स्टेट्स या दो एरियाज जो मुगल इन्फ्लुएंस से कम्प्लीटली फ्री थे, फ्री ऑफ मुगल इंटरफेरेंस या फिर इन्फ्लुएंस। ये वो जगह थी जहाँ पे मुगल इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं था। इन पुरानी 3 स्टेट्स की या 3 कैटेगरीज में जो हम बात कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं वेरिंग डिग्रीज तक मुगल्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस था। सक्सेशन स्टेट्स में तो डायरेक्टली था, ये मुगल अथॉरिटी के ही पार्ट थे, और वे धीरे धीरे अलग होने शुरू हुए। रेबेलियस स्टेट्स के ऊपर भी मुगल अथॉरिटी का ही पार्ट था, बट वो धीरे धीरे रिबेल करके अपने आप को अलग करते हैं। सिमिलरली जो ये ऑटोनॉमस स्टेट्स थी, ये डायरेक्टली मुगल अथॉरिटी के अंडर नहीं आती थी, बट ये फिर भी जो है मुगल अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट ही मानी जाती थी। ये ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस स्टेट्स थी, ठीक है। इनके पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था। जो ये चौथा एरिया था, जो चौथे कैटेगरी में जो एरियाज थे, ये वो एरियाज थे जहाँ पे मुगल इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं था। दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ मुगल इन्फ्लुएंस। इसके अंदर हम बात करेंगे एरियाज इन द साउथ वेस्ट एंड द साउथ ईस्ट कोस्ट, ठीक है। अगर हम इंडियन बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पे कई एरियाज इस तरह से वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पे थे जहाँ पे मुगल अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। और उसके बाद दूसरे एरिया जहाँ पे कौन से थे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो सारा आसाम का अरुणाचल वाला जो एरिया था, यहाँ पे मुगल इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं था। तो ये एरियाज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये 4 कैटेगरीज़ के बारे में, जो 4 रीजनल स्टेट्स या पावर्स थी, ये मैंने आपको बता दिया इनकी ब्रॉड कैटेगरी क्या थी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं डीके ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में। अगर हम ये रीजनल पावर्स की बात करें, रीजनल स्टेट्स जो हमने ऊपर डिस्कस करी हैं, इनका जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे किस तरह से काम कर रहा है, वो सब में अलग अलग था, ठीक है। इट डिफर्ड टू वेरिंग डिग्रीज। और हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो लोकल कंडीशंस थी इन सब के अंदर, वो बहुत ज़्यादा अलग थी। फॉर एग्जांपल मैसूर की लोकल कंडीशंस बिल्कुल अलग है पंजाब से। यहाँ की बिल्कुल मिट्टी अलग है, सॉइल अलग है, अलग तरह से काम होता है, अलग तरह से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी अलग तरह से काम करती है। पंजाब के अंदर फसल बहुत अच्छी उग सकती है, अलग अलग क्रॉप्स उगती हैं। तो लोकल कंडीशंस इनके अंदर अलग होने की वजह से इनका एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी किस तरह से अलग था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो रीजनल पावर्स की हम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे जो सब में अलग था। जो उनका, अगर हम डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ठीक है, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न था, लेआउट था, उसकी जो माइन्यूटेस्ट डिटेल्स थी वो सब में अलग अलग थी। बट अगर हमें ओवरऑल इन जनरल एक ढांचे की बात करें, एक स्ट्रक्चर की बात करें, उन सब का स्केलेटन जो था वो इन जनरल सेम था। और सब ने कोशिश करी कि हम मुगल पैटर्न को कॉपी करें, क्योंकि मुगल अथॉरिटी जो थी, जो मुगल एम्पायर काम कर रहा था, वो कई सालों से काम कर रहा था और बहुत ज़्यादा ग्रेट हाइट्स उसने अचीव करी थी। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ थी, उसका जो स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क था। तो लोगों को ये वाली बात समझ आ गई कि अगर मुगल अथॉरिटी के पास, जो हमने पिछले चैप्टर में डीकेज डिस्कस करें, अगर वो डीकेज या उन डिफेक्ट्स को हटा दिया जाए तो मुगल एम्पायर अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसकी रेवेन्यू पॉलिसी और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो ये सारी की सारी जो पावर्स होती हैं, रीजनल स्टेट्स होती हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम अलग अलग डिग्रीज तक मुगल पैटर्न को, एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न को या फिर इकोनॉमिक पैटर्न को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब ये रीजनल पावर्स जो थी, या जो रीजनल स्टेट्स थी, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस थे तो मैंने आपको बता दिया, और वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इनको डिटेल में इंडिविजुअली इनकी बात करेंगे। बट इनके अंदर ये डिफरेंसेस होने के साथ साथ कई सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे।
कई सारी ऐसी बातें थी जो इन रीजनल स्टेट्स के जो रूलर्स थे सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल थे, और इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सब कुछ ऑलमोस्ट कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो कॉमन थी। उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सबसे पहले यहाँ डिस्कस करते हैं। इन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ के रूलर्स थे, ठीक है, जो ये रूल कर रहे थे, उनके क्या क्या एक्ट्स थे, वो किस तरह से काम कर रहे थे, और उनमें क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। दूसरे हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इन स्टेट्स के बारे में इन जनरल, कि यहाँ की पॉलिटिक्स किस तरह से सेम थी, वो रूलर सेंट्रिक नहीं होंगे, वो स्टेट सेंट्रिक होंगे, ठीक है। ये दोनों कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो रूलर्स थे यहाँ पे इन रिमेनिंग स्टेट्स के, या जो रीजनल पावर्स इमर्ज हो रही थी, इन सब स्टेट्स के जो रूलर्स थे उनके अंदर क्या क्या कॉमनैलिटीज थी वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, दे एक्नॉलेज्ड द नॉमिनल मुगल सुप्रीमेसी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपना जो नॉमिनल पावर थी, नॉर्मल मुगल सुप्रीमेसी को इन्होंने अज्यूम कर लिया। इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोल दिया कि हम आपसे बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये आउटराइटली ये नहीं बोल सकते थे कि हम अपना स्टेट बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और मुगल अथॉरिटी से बिल्कुल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। अगर ये ऐसा बोलते तो इनको एक म्यूटिनी का नाम दे दिया जाता था और मुगल आर्मी जो है इनके ऊपर अटैक कर देती। तो ये नॉमिनल अथॉरिटी तो मुगल्स की ही मान रहे थे कि आप ऑन पेपर या ऑफिशियली तो हमारे राजा रूल कर रहे हो, मतलब मुगल अथॉरिटी के अंडर ही हम काम कर रहे हैं, बट जब हम इनके एक्ट्स की बात करेंगे, जब हम इनके देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए, तो उससे वाली बात साफ हो जाती है कि ये बस कागज़ पे ही उनको हेड्स मानते थे और खुद जो है इंडिपेंडेंट रूलर की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। ये नॉमिनल हेड क्यों मान रहे थे मुगल सुप्रीमेसी को, अपनी पोजीशन को लेजिटिमाइज करने के लिए, ठीक है, जिससे इनकी खुद की पोजीशन लेजिटिमाइज रहे, ये एक लेजिटिमेट रूलर की तरह काम करें। ये डायरेक्टली ऐसा ना बोल दें कि हम बिल्कुल अलग हैं, जिसकी वजह से इनको डेंजर फेस करना पड़े मुगल आर्मी का, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया, इन्होंने नॉर्मली तो एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि पेपर पे ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया कि मुगल अथॉरिटी के अंडर हैं, बट असली में अगर प्रैक्टिकली हम ये बात देखें तो इन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जो बताता था कि ये मुगल अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकली एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह ही काम करते थे, ठीक है। दूसरा कॉमन पॉइंट सबके बीच में क्या था, इन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके मेथड्स को और उसकी स्पिरिट को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया अलग अलग वेरिंग डिग्रीज में। सबसे पहले इसको हम दो कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम सक्सेशन स्टेट्स की बात करें, सक्सेशन स्टेट्स मतलब बंगाल, अवध और हैदराबाद, तो सक्सेशन स्टेट्स में तो डायरेक्ट कंप्लीटली कॉपी कर लिया जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से काम कर रहा था, जो यहाँ ऑलरेडी पहले काम कर रहा था, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया। अगर बंगाल के अंदर हम यहाँ बात करें कि मुर्शिद कुली खान ने एडमिनिस्ट्रेशन अज्यूम कर लिया, तो उसने कोई चेंज नहीं लाया, जिस तरह से पहले मुगल अथॉरिटी काम कर रही थी बंगाल के अंदर, उसी मुगल पैटर्न को कंटिन्यू किया। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली जो है कंप्लीटली कॉपी कर लिया जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न था, वो डायरेक्टली कॉपी कर लिया बिना किसी चेंजेस के। अब अगर वो स्टेट्स की बात करें जो सक्सेशन स्टेट्स के अलावा और कोई भी स्टेट्स थी, जो अदर स्टेट्स थी, इसके अंदर हमारी जो रेबेलियस स्टेट्स की बात हम कर सकते हैं, सतनामीज, जाट्स, सिख्स की, या फिर हम बात कर सकते हैं जो ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस स्टेट्स थी, जैसे मैसूर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं मराठाज या राजपूत। इन्होंने जब देखा कि धीरे धीरे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लाइन कर रहा है, बट इनको ये वाली बात समझ आ गई कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सारे जो डिफेक्ट्स हैं, अगर हम उन डिफेक्ट्स को हटा दें तो मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न जो है अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा रिलायबल है। तो इन्होंने अलग अलग वेरिंग डिग्रीज से, किसी ने कुछ, किसी ने ज़्यादा, इन्होंने भी कॉपी करना शुरू कर दिया, ये अडॉप्ट करना शुरू कर दिया मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न। बट इन्होंने डायरेक्टली कॉपी नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डिफेक्ट्स थे उनको साइड किया और धीरे धीरे अलग अलग वेरिएंट डिग्रीज में उसको कॉपी करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल्स, ठीक है। तो क्या डिफरेंस हमको समझ आया, सक्सेशन स्टेट्स में तो बिना कुछ देखे डायरेक्टली कॉपी करना शुरू कर दिया जो ऑलरेडी चलता आ रहा था, पर यहाँ पे इन्होंने वेरिएंट डिग्रीज से किसी ने कुछ और किसी ने ज़्यादा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉपी करना या अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ये इनका दूसरी कॉमनैलिटी थी। जब हम तीसरे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सारे के सारे रूलर्स ने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने की बात करी। वो इस वजह से क्योंकि उनको ये वाली बात समझ आ गई कि अब अगर ऐसा टाइम आ रहा है, अगर हमने लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश नहीं किया अपने स्टेट के अंदर, तो हमारा भी वही हर्ष होगा जो मुगल अथॉरिटी के साथ या मुगल एम्पायर के साथ हो रहा है। उनकी आंखों के सामने वो देख रहे थे कि मुगल एम्पायर किस तरह से डीके कर रहा था या उसके क्या क्या वीकनेसेस थे। तो उनको ये वाली बात समझ आ गई कि हम ये सारे डिफेक्ट्स या उनकी कमियों से या उनकी गलतियों से हम सीख लेते हैं और हम अपने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर या अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने मेंटेन किया। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्होंने इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करे अपने देश के अंदर या अपने स्टेट्स के अंदर, ठीक है। ये सबके अंदर कॉमन था। लोगों ने सबने अलग अलग रिफॉर्म्स कॉपी किए या अलग अलग रिफॉर्म्स करे। इकोनॉमिक की फील्ड में सबने अलग किया, एडमिनिस्ट्रेटिव में, पॉलिटिकल फील्ड में, बट सबने काम करने की तो कोशिश करी या बेटर करने की कोशिश करी अपने स्टेट्स को कि वो मुगल एम्पायर की तरह डिक्लाइन ना कर जाए। फोर्थ अगर हम बात करते हैं
तो जिस तरह से मुग़ल अथॉरिटी ने कोशिश करी थी जो और लोकल चीफ्टेन्स थे या फिर और जो धीरे धीरे सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज कर रहे थे उनको कर्व करने के लिए सिमिलरली इन रूलर्स ने भी ये वाली बात या ये कर्व या ये सप्रेस करने की कोशिश करी। तो ये जो लोकल चीफ्टेन्स थे या जो लोकल ऑफिशियल्स थे एक इंडिविजुअल स्टेट के अंदर, मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैसूर की बात करता हूँ, तो मैसूर के अंदर या फिर किसी भी और स्टेट के अंदर दो अलग अलग तरह के लोकल ऑफिशियल्स थे। पहले लोकल ऑफिशियल्स वो थे जो रेबेलियस थे, जो क्या कर रहे थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन को काम नहीं करने दे रहे थे, रूलर के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे थे। जो भी रेवेन्यू आता था या कोई भी सरप्लस अगर होता था तो सरप्लस अपनी खुद की जेब में डालते थे, राजा को नहीं देते थे। दूसरे वो थे जो पीस और लॉ एंड ऑर्डर लविंग थे, जो चाहते थे कि देश के अंदर शांति मेंटेन रहे, यानी कि उनके रीजन के अंदर अच्छे से सब काम करें। तो जो रेबेलियस ज़मींदार थे या जो रेबेलियस लोकल चीफ्टेन्स थे उनको तो कम्प्लीटली सप्रेस करना शुरू कर दिया रूलर ने, ठीक है। और जो पीस लविंग और लॉ एंड ऑर्डर लविंग थे उनको क्या किया, उनको कंसीलिएट करके रखा, उनको अपने साथ रखा कि अगर कोई डेंजर आता है तो इन केस इनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस होने की वजह से ये अपनी हेल्प करेंगे मुगल एम्पायर को या फिर जो भी और एम्पायर जिसकी हम बात कर रहे हैं, हेल्प करेंगे एक्सटर्नल डेंजर से बचाने के लिए। हमको कई सारे इंस्टेंसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि कई सारे रूलर्स क्या करते हैं, जो रेबेलियस ज़मींदार से लोकल चीफ्टेंस होते हैं उनके एस्टेट्स छीन के ये उन ऑफिशियल्स को या उन चीफ्टेंस को दे देते हैं जो पीस लविंग थे या जो कंसीलिएट करने की कोशिश कर रहे थे, एम्पायर में इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। इसके साथ हमने जो है कॉमनैलिटीज़ डिस्कस कर ली जो रूलर्स के अंदर थी। अब हम बात करेंगे क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की हम यहाँ पे बात करते हैं जो इन जनरल स्टेट के अंदर थे, स्टेट में जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रही थी या क्या क्या काम हो रहा था, उन सब स्टेट्स के जो क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जब हम इन स्टेट्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, सबसे पहला कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो हमको यहाँ देखने को मिलता है वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है। पॉलिटिकल अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन ये हमको नेशनल लेवल पे भी देखने को मिलता है और रीजनल लेवल पे भी देखने को मिलता है। सबसे पहले नेशनल लेवल पे देखने को किस तरह से मिलता है, ये जो रीजनल पावर्स एमर्ज कर रही हैं, रीजनल स्टेट्स एमर्ज कर रही हैं, ये इसी वजह से कर रही हैं क्योंकि देश के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन है। अगर सेंट्रलाइजेशन होता तो सारी की पावर जो है वो दिल्ली के अंदर कंसंट्रेटेड रहती, बट वो डिसेंट्रलाइज्ड है, इस वजह से बंगाल के अंदर भी है थोड़ी पावर, इस वजह से अवध के अंदर भी थोड़ी पावर है, यहाँ पे मैसूर के अंदर भी पावर है, हैदराबाद के अंदर भी पावर है, मराठास के पास भी पावर है। तो नेशनल लेवल पे तो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, बट इन स्टेट्स के अंदर भी, ठीक है, अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो इस स्टेट के अंदर भी जो है पावर और डिवाइड हो रही है, यानी कि जो एम्परर खुद है वो अपने पास सारी पावर नहीं रख रहा, क्योंकि उसको ये वाली बात पता है, ये रीजनल स्टेट का जो रूलर है उसको ये वाली बात पता है कि अगर मैंने जो सारी की सारी पावर अपने हाथ पे कॉन्सेंट्रेट करी तो उसके अंदर स्टेट के अंदर रेबेलियन होना शुरू हो सकता है, लोग रिवोल्ट करना शुरू कर देंगे, तो इसलिए मुझे अपनी स्टेट के अंदर में जो है पावर डिवाइड करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है सबसे पहले नेशनल लेवल पे, कि जो सेंट्रल अथॉरिटी ये तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हो गया, इन्होंने तो अपनी मर्जी से किया, बट यहाँ पे जो रूलर था ये इसकी डेलिबरेट पॉलिसी थी कि हर स्टेट के अंदर भी मेरे को लोकल चीफ्टेंस को या फिर लोकल लेवल पे और प्रोविंसेस के अंदर जो है पावर या अथॉरिटी देनी शुरू कर देनी चाहिए, उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए लोअर लेवल तक, जिससे मैं बचा सकूं एम्पायर को डिसइंटीग्रेशन से या फिर फर्दर रिवोल्ट से। सबसे पहला पॉइंट हमने देख लिया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल के अंदर भी। जो दूसरा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये दूसरा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो था इन रूलर्स के अंदर, जो रीजनल स्टेट्स के रूलर थे उनके अंदर क्या था, जो पॉलिटिक्स थी इन स्टेट्स की, जो पॉलिटिक्स इन जनरल स्टेट की थी वो क्या थी, इट वॉज नॉन कम्युनल एंड सेक्युलर, ठीक है, कि ये नॉन कम्युनल और सेक्युलर थी। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे रूलर्स थे, यानी कि जो इन स्टेट्स के अंदर जो रूलर्स थे रीजनल स्टेट्स के अंदर, उनके जो मोटिवेशन होता था काम करने का, जो इंटरेस्ट होते थे वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते थे। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से वो काम करते थे रादर देन रिलीजियस इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरी बात हम ये देखने को मिलते हैं, जो रूलर्स होते हैं यहाँ पे, दे डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स इन पब्लिक अपॉइंटमेंट्स। अगर फॉर एग्जांपल इस रूलर को सिलेक्ट करना है कि मेरे को कोई पोस्ट देनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देनी है या फिर सिविल पोस्ट देनी है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कोई ना कोई मिलिट्री पोस्ट देनी है, तो इन अथॉरिटीज़ के अंदर वो ये नहीं करता था कि अगर मेरा रिलीजन हिंदू है या मेरा रिलीजन मुस्लिम है तो मैं उसी रिलीजन के इंसान को ये पोस्ट दूँ। हम कह सकते हैं इन जनरल ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव या मिलिट्री पोस्ट होती थी, दे वर ओपन टू ऑल रिलीजन्स, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो या कोई भी हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका काम करने का तरीका था इट वॉज नॉन कम्युनल, कम्युनलिज्म पर बेस नहीं था, और इन जनरल सेक्युलर था। ऑल्दो इसमें कई सारे एक्सेप्शंस हैं, बट हम एक ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं और उसमें हमको पता लगता है कि यहाँ पे इन स्टेट्स के अंदर जो पॉलिटिक्स थी वो नॉन कम्युनल और सेक्युलर थी, ठीक है।
दूसरी बात, सिमिलरली हम देखते हैं कि जो रिबेल्स होते हैं, यानी कि जो रिवोल्ट करने वाले लोग होते हैं इन स्टेट्स के अंदर, वो भी नहीं देखते थे कि हम किसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं। वो ही नहीं देखते थे कि वो हिंदू रूलर है या मुस्लिम रूलर है, वो हमको अप्रेस कर रहा है, और वो नहीं देख रहा कि हमको अप्रेस करते समय कि हमारा रिलीजन क्या है, तो हम क्यों देखें उनको अप्रेस करते हुए उनका रिलीजन। सिमिलरली वो भी जो है रिलीजन को इतना कंसीडर नहीं करते थे। अगर उनके ऊपर ऑपरेशन होता था तो विदाउट कंसीडरिंग या इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन ऑफ द रूलर वो रिवोल्ट करना है, रिबेल करना शुरू कर देते थे। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 2 टॉपिक्स या 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने के बाद हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। हम कहते हैं कि इन जनरल जब मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ था, ठीक है, मुगल एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये नहीं था कि देश के अंदर एनार्की या फिर ब्रेक डाउन हो गया था। कुछ लोग, एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, वो सोचते हैं कि जब भी कोई भी एम्पायर डिक्लाइन करता है तो जनरली हमको लगता है ये वाली बात कि एम्पायर अगर डिक्लाइन कर रहा है तो देश जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, या हर जगह एनार्की हो जाएगी, हर जगह हफड़ा तफरी हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्ट हो जाएगा, सब चीज़ ख़राब हो जाएगा। बट ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद देश के अंदर एनार्की या फिर लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्ट नहीं हुआ। क्यों? इन रीजनल स्टेट्स की वजह से, क्योंकि पावर जो अज्यूम कर ली डायरेक्टली इन रीजनल स्टेट्स ने। अगर ये रीजनल स्टेट्स नहीं होते और मुगल अथॉरिटी कंप्लीटली डिक्लाइन कर जाती तो पॉलिटिकल वैक्यूम होने की वजह से देश के अंदर बहुत ज़्यादा एनार्की और डिस्टर्बेंस हो जाती। बट ये जो पहले ही पावर अज्यूम करना शुरू कर दिया था, जब मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू ही हुआ था, तभी इन रीजनल स्टेट्स को पता लग गया था कि हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम अपनी पावर को कंसोलिडेट कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो है देश के अंदर या इंडिया के अंदर एनार्की या फिर लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दीज रीजनल स्टेट्स। ठीक है, फिर हम बात कर सकते हैं हमारे फोर्थ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की। जितने भी ये सारी रीजनल स्टेट्स थी, दे वर स्टिल रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट्स। किसी भी स्टेट ने अपना जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो वाइडन नहीं किया, अलग अलग रिसोर्सेज पे उन्होंने काम करना शुरू नहीं किया। वो सारे के सारे अभी भी कंप्लीटली डिपेंडेंट थे किसके ऊपर? दे कंप्लीटली रिमेन्ड रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट्स। लैंड के ऊपर या फिर पेजेंट के ऑपरेशन के ऊपर वो डिपेंड थे पैसे के लिए। उन्होंने किसी और चीज़ के अंदर, किसी नई इंडस्ट्री के अंदर, किसी साइंस एंड टेक में या कहीं और पे एडवांस करना शुरू नहीं किया। ये मैंने बताया हमेशा जो है इसमें कई सारे एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में बात करते हैं तो उसने इसमें कई सारे एक्सेप्शंस करे थे। उसने मॉडर्न आर्मी, अपनी मॉडर्न आर्सनल शुरू करा। फिर हम अगर सवाई राजा जयसिंह की बात करते हैं तो उसने जो है एस्ट्रोनॉमी के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, कई सारे साइंस एंड टेक में भी कई सारे एडवांसमेंट किए। बट इन जनरल अगर हम देखें, इन रीजनल स्टेट्स के जो और रूलर्स थे, दे ऑलवेज रिमेन्ड रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट्स। और इन्होंने जो है अपना होराइजन ब्रॉडन नहीं किया इस रेंट के अलावा, यानी कि वो लैंड रेवेन्यू के ऊपर और फार्म प्रोड्यूस के ऊपर ही डिपेंड कर रहे थे कम्प्लीटली, और रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट से अपनी इकोनॉमी को जो है एक ब्रॉडर या एक ऑल राउंड इकोनॉमी नहीं बनाने की कोशिश करी। फिफ्थ पॉइंट अगर हम, या फिफ्थ कॉमनैलिटी हम देखते हैं इन रीजनल स्टेट्स के अंदर, तो वो ये है कि सारी स्टेट्स के अंदर द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ लोकल ऑफिशियल्स वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये जो खुद लोग थे, ये जो रीजनल स्टेट के जो रूलर थे, ये खुद सबसे पहले लोकल ऑफिशियल्स थे, बट धीरे धीरे अभी इतने ऊपर बन चुके हैं कि इन्होंने अपना खुद का स्टेट एस्टैब्लिश कर लिया। सिमिलरली जब ये पहले लोकल ऑफिशियल्स थे और धीरे धीरे पोजीशन में आते आते आज रूलर बन चुके हैं अपनी इन रीजनल स्टेट्स के, इनके स्टेट्स के अंदर भी, इन इंडिविजुअल स्टेट्स के अंदर भी कई सारे लोकल ऑफिशियल्स हैं जो खुद अपना एक और स्टेट जो है इनके एम्पायर से या इनके जो रीजनल स्टेट्स हैं इनसे बाहर निकालना चाहते हैं। कहने का मतलब है जो काम इन रीजनल स्टेट्स के रूलर्स ने मुगल अथॉरिटी के साथ किया, इन रीजनल स्टेट्स के अंदर भी कई सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो इन रीजनल स्टेट के साथ वही वाला काम करना चाहते थे। जिस तरह से ये मुगल अथॉरिटी से बिल्कुल अलग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, इन स्टेट्स के अंदर भी कई सारे ऐसे रूलर्स या लोकल चीफटेन्स थे जो इनसे अलग होना चाहते थे। ठीक है, सो द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस लोकल ऑफिशियल्स या जो चीफटेन्स थे या जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू कर जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसका एक और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, जो पेजेंट होता है उसके ऊपर ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब नंबर ऑफ ऑफिशियल्स और स्ट्रेंथ उनकी बढ़ती रहेगी तो उनकी डिमांड्स भी ज़्यादा होंगी। बट हमारे पास जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो लिमिटेड है। अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लिमिटेड है तो क्या काम करेंगे लोकल ऑफिशियल्स? अगर इनका नंबर या स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो जितना लिमिटेड अमाउंट है उतने लिमिटेड अमाउंट को ही हड़पने की या ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब रीजन्स की वजह से पेजेंट के ऊपर ऑपरेशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गया इन सब रीजनल स्टेट्स के अंदर। लास्ट कॉमन पॉइंट या लास्ट कॉमनैलिटी इन सब के अंदर क्या थी? दे ट्राइड टू प्रिवेंट द ब्रेक डाउन ऑफ इंटरनल ट्रेड। सबसे पहली बात इन्होंने क्या किया, अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसी अथॉरिटी पूरे देश के अंदर बैठी है जो सेंट्रल अथॉरिटी है, पूरे देश के अंदर एक ही अथॉरिटी है, तो अगर मुझे यहाँ से इस जगह से यहाँ पे जाना है तो मेरे लिए ट्रेड आसान होगा, मेरे को कई सारे बैरियर्स फेस करने को नहीं मिलेंगे। बट अब क्या हो गया, अगर अलग अलग स्टेट्स डिवाइड हो गए हैं और एक इंसान इस स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना चाहता है तो अगर उसको ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा तो ये बॉर्डर क्रॉस करने के लिए उसको
बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी या टैक्स देना पड़ेगा। इस वजह से इसने नेगेटिवली इफेक्ट करना शुरू कर दिया ट्रेड को, और ट्रेड जो है वो ब्रेक डाउन ना कर जाए देश के अंदर, इंटरनल ट्रेड ब्रेक डाउन ना कर जाए, इसके लिए इन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने शुरू कर दिए इन रीजनल स्टेट्स के रूलर्स ने। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स ट्राइड टू प्रिवेंट द ब्रेक डाउन ऑफ इंटरनल ट्रेड। एक इंटरनल ट्रेड तो इन्होंने देखा या उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करी, उसको गिरने से। दूसरा इन्होंने क्या काम किया इसी के अंदर ट्रेड में, दे ट्राइड टू प्रमोट द फॉरेन ट्रेड ऑल्सो। एट द सेम टाइम उनको ये वाली बात पता लग गई कि इंडिया के अंदर इस टाइम पे, ये हम बात कर रहे हैं 1730s की या फिर 1740s की, इस टाइम की हम बात कर रहे हैं। इस टाइम पे कई सारी जो कंपनीज हैं, चाहे वो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है, वो अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी हैं अच्छे से, और इनके एस्टैब्लिशमेंट की वजह से और उनके ट्रेड की वजह से कई सारे लोकल ऑफिशियल्स या लोकल मर्चेंट्स को भी फायदा होता है। तो रीजनल स्टेट्स के रूलर्स को ये वाली बात पता लग गई कि ये जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं, इनके एग्जिस्टेंस की वजह से बस इनको ही फायदा नहीं हो रहा, इनके ट्रेड और बिजनेस की वजह से जो कई सारे हमारे खुद के स्टेट में जो मर्चेंट्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं, उनको भी फायदा हो रहा है। तो इस वजह से इन्होंने, एक इंपॉर्टेंट रीजन था किस तरह से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को या फिर जो फ्रेंच कंपनी थी उन सबको प्रमोट करने की कोशिश करी। ठीक है, बट ये जो प्रमोट कर रहे थे, अपना इंटरनल ट्रेड को बचा रहे थे या फॉरेन ट्रेड को प्रमोट कर रहे थे, इन्होंने अभी भी जो है जो एक बेसिक लेआउट था पूरे सोसाइटी का, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, उसको उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए, उसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश नहीं करी। ऊपर से उन्होंने कोशिश करी कि हम ट्रेड को बचा सकें, उसके ब्रेकडाउन को बचा सकें, हम प्रमोट करते हैं फॉरेन ट्रेड को, बट दे डिड नथिंग टू मॉडर्नाइज द बेसिक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्ट्रक्चर। ठीक है, इकोनॉमी का या फिर जो कमर्शियल पैटर्न था, जो इंडस्ट्रियल पैटर्न था, जो बेसिक लेआउट था, वो अभी भी सेम था। ये चीज़ जो है ऐसी नहीं थी यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर ये जो बेसिक पैटर्न था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, वो बेसिक पैटर्न ही चैलेंज हो रहा था और वो चेंज हो रहा था। इंडिया के अंदर ये ऊपर से तो काम कर रहे थे, बट बेसिक लेआउट अभी भी वो पुराना वाला ट्रेडिशनल ढांचा ही था, ट्रेडिशनल स्केलेटन ही था, और उसी के ऊपर ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे इन सारे स्टेट्स के बारे में। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी सक्सेशन स्टेट्स को वन बाय वन। तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आज सबसे पहले एक ही रीजनल स्टेट की बात करेंगे, दैट इज़ हैदराबाद। ठीक है, अब ये हैदराबाद मैंने नाम तो दे दिया, बट हैदराबाद के अंदर हम बेसिकली दो रीजनल स्टेट्स की बेसिकली बात करेंगे। वो हैदराबाद का ही एक सब स्टेट था कर्नाटक। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू डिस्कस हैदराबाद एंड कर्नाटक। अब वो कर्नाटक हैदराबाद का ही एक सूबा था, वो हम डिस्कस करेंगे उसके अलग से। हैदराबाद की जब हम बात करते हैं तो हमको पता लगता है कि हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि निज़ामुल मुल्क की हमने बात करी थी, राइट। निज़ामुल मुल्क जो था वो 1724 के अंदर दिल्ली को छोड़ देता है, मोहम्मद शाह को छोड़ देता है, और फाइनली 1724 के अंदर डेक्कन में आ जाता है एंड ही फाउंड्स द एम्पायर ऑफ हैदराबाद। अब एक छोटा सा टिप हिस्ट्री से अलग करके, ये जो वर्ड है फाउंड और फाइंड, ये दोनों अलग अलग वर्ब्स हैं। ठीक है, एक वर्ब होता है फाइंड जिसका मतलब होता है ढूंढना, और एक फाउंड वर्ब होता है जिसका मतलब होता है एस्टैब्लिश करना। फाइंड जो होता है उसके तीन फॉर्म्स होते हैं, फाइंड, फाउंड और फाउंडेड। सॉरी, फाइंड, फाउंड, फाउंड। सिमिलरली फाउंड के होते हैं फाउंड, फाउंडेड एंड फाउंडेड। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ये फाउंड का मतलब होता है एस्टैब्लिश करना, और ये फाइंड अलग होता है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ढूंढने के लिए। तो ही फाउंडेड द एम्पायर ऑफ हैदराबाद इन 1724। ठीक है, निज़ामुल मुल्क जो है, जिसका पूरा नाम था निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ, वो हैदराबाद का एम्पायर जो है एस्टैब्लिश करता है 1724 के अंदर। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं, किस तरह से पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी पिछले चैप्टर के अंदर, कि निज़ामुल मुल्क वॉज वन ऑफ द लीडिंग नोबल्स ऑफ पोस्ट औरंगजेब एरा। ठीक है, औरंगजेब के बाद आने वाले कई सारे लीडिंग नोबल्स थे, जैसे सबसे पहले हमने जुल्फ़िकार खां की बात करी थी, फिर हमने दो सैयद ब्रदर्स थे उनकी बात करी थी, उसके बाद कौन आया था, निज़ामुल मुल्क आया था, उसकी हमने बात करी थी। सैयद ब्रदर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान बराहा। तो पोस्ट औरंगजेब एरा के अंदर कुछ लिमिटेड नोबल्स ऐसे थे जो बहुत एनर्जेटिक थे और बहुत टैलेंटेड थे, और उनमें से एक था निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ। ठीक है, हम देखते हैं कि 1720 के अंदर से लेकर 1722 तक ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ डेक्कन। ठीक है, उसको डेक्कन का वाइसरॉय बना दिया गया था, और यही वो पीरियड था, ये वो 2 साल थे जिसके अंदर उसने अपनी पकड़ जो थी वो मजबूत कर दी थी डेक्कन के अंदर। उसने इस टाइम पे हैदराबाद नाम का एक स्टेट नहीं दिया था, बट उसने अभी भी इस एरिया के अंदर अपनी पावर को या अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना शुरू कर दिया था, एंड ही स्टार्टेड टू अज्यूम पावर देयर। ठीक है, अपनी पावर को डोमिनेट करना शुरू कर दिया इन 2 सालों के अंदर। बट जैसे ही 1722 आता है तो 1722 के अंदर मोहम्मद शाह निज़ामुल मुल्क को दिल्ली बुला लेता है, और दिल्ली के अंदर उसको पोस्ट दे देता है वजीर की। ठीक है, उसको बोलता है कि तुम एम्पायर के वजीर बन जाओ और एज ए वजीर तुम काम करो, डेक्कन को छोड़ दो।
वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं 1722 से लेके 1724 तक देख लेता हूँ कि वजीर बन के क्या होता है। बट उसके काम करने का तरीका इस तरह से था कि वो बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करता है एम्पायर के अंदर, विगरस एफर्ट्स करता है। बट सारे के सारे एफर्ट्स जो हैं फेल हो जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद शाह जो है उसको फ्री हैंड नहीं देता काम करने के लिए, उसको बार बार रोकता है या फिर उसके अंदर अड़चने ऑब्स्टेकल्स लाने की कोशिश करता है। इस सब बातों से निज़ामुल मुल्क जो है कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है और 1724 के अंदर वो फाइनली डिसाइड करता है कि मैं वापस डेक्कन के अंदर चला जाऊंगा, और अपनी पोस्ट को छोड़ देता है वजीर की और वापस जो है डेक्कन के अंदर जाके वहाँ का वाइसरॉय बन जाता है। और वहाँ पे वो क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है स्टेट ऑफ हैदराबाद, और हैदराबाद का निज़ाम बन जाता है। ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद, निज़ामुल मुल्क। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से उसने जो है हैदराबाद में जब वो चला गया और उसने अपना नया एम्पायर एस्टैब्लिश कर लिया, तो उसने ओपनली ये वाली बात डिक्लेयर नहीं करी। ही डिड नॉट ओपनली डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस। ठीक है, ओपनली वाली बात अगर वो बोल देता तो हम कह सकते थे कि उसने म्यूटिनी कर दी और मुगल एम्पायर जो है अपनी आर्मी भेज देता इसके खिलाफ। बट उसने क्या किया, नॉमिनली जो है एक्सेप्ट कर लिया मुगल अथॉरिटी को कि कागज़ पे ऑफिशियली ठीक है आप ही राजा हो, बट उसने काम इस तरह से किया जिस तरह से एक इंडिपेंडेंट रूलर काम करता है। अगर आपको कैसे पता लगता है कि कोई रूलर जो है इंडिपेंडेंट है या किसी का सबॉर्डिनेट है, हम देखते हैं कि अगर कोई रूलर अपनी खुद की आर्मी मेंटेन कर रहा है तो शायद वो एक इंडिपेंडेंट रूलर है। वो खुद की लड़ाई लड़ रहा है, ही इज़ वेजिंग वॉर्स ऑन हिज ओन, बिना किसी सेंट्रल या किसी ऊपर सुपीरियर अथॉरिटी से। वो खुद की ट्रीटीज़ कर रहा है, खुद के पैक्ट्स का अलग अलग, बिना किसी बिना दिल्ली को बताए। ही इज़ कन्फरिंग टाइटल्स, वो अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइटल्स देने की कोशिश कर रहा है। किसी रूलर को कोई टाइटल दे रहा है, कुछ और रिवॉर्ड्स दे रहा है। वो जागीर्स देने की कोशिश कर रहा है सबको। ठीक है, वो धीरे धीरे जागीर भी देना शुरू कर रहा है, ग्रांट कर रहा है जागीर्स। इन सब बातों से हमको पता लगता है कि कोई एक सबॉर्डिनेट रूलर ये सारे काम खुद नहीं करता। एक इंडिपेंडेंट रूलर जो होता है वही ये सारे काम करता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में वो सारे काम हैदराबाद के अंदर कर रहा था। तो इसलिए ऑल्दो उसने अज्यूम कर ली थी एक नॉमिनल मुगल अथॉरिटी, बट प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में सारी की सारी हैदराबाद की जो अथॉरिटी थी वो उसके खुद के हाथों में थी, एंड ही वॉज एक्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट रूलर। ठीक है, दूसरी बात है कि इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख सकते हैं कि उसकी जो अप्रोच थी है ना हिंदूज़ के टुवर्ड्स, वो बहुत टॉलरेंट थी। ही हैड अ टॉलरेंट अप्रोच टुवर्ड्स हिंदूज़। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर था, या जिसको हम वहाँ पे दीवान बोलते हैं, जो हैदराबाद के अंदर निज़ामुल मुल्क का दीवान था, फाइनेंस मिनिस्टर था, वो एक हिंदू था बाय द नेम ऑफ पूरन चंद। ठीक है, पूरन चंद नाम का इसका एक बहुत ही ट्रस्टेड नोबल था, जिसको उसने अपना फाइनेंस कंप्लीटली संभालने को दे दिया था, जो उसका दीवान था। इससे हमको पता लगता है, और बस पूरन चंद अकेला नहीं था, कई सारे और ऐसे हिंदूज थे जिसको उसने अपने हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे रखी थी या सिविल पोस्ट दे रखी थी। ठीक है, तो इससे हमको पता लगता है कि उसकी जो अप्रोच थी वो हिंदूज के टुवर्ड्स टॉलरेंट थी। फिर हम देखते हैं कि जब इसने एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो ही हैड अ वेरी ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑन जागीरदारी सिस्टम। ठीक है, इसका जो पैटर्न था एडमिनिस्ट्रेशन का वो मुगल पैटर्न पे बेस्ड था, और जागीरदारी सिस्टम ही अपने एम्पायर के अंदर इसने लागू कर दिया था। फिर इसने क्या किया, ही फोर्स्ड बिग टर्बुलेंट जमींदार्स टू रिस्पेक्ट हिज अथॉरिटी। अब आप मुझे वाली बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी थी जब मुगल अथॉरिटी की हम बात कर रहे थे, अब मुगल राजा जो यहाँ पे है वो ऑफिशियली भी रूलर है और प्रैक्टिकली भी वही रूलर है। अगर एक ऑफिशियल रूलर के टाइम पे कई सारे लोकल जो रेबेलियंस हैं वो हो रहे हैं, या फिर कई सारे और छोटे छोटे जो राजे हैं वो अपनी पावर असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा राजा है किसी स्टेट के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं, जो ऑफिशियली यहाँ का रूलर भी नहीं है, हैदराबाद के अंदर ऑफिशियली अभी भी मुगल एम्पायर ही चल रहा है, बट इसने प्रैक्टिकली अपने आप को वहाँ का राजा बना दिया। अगर हम देखते हैं कि ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑफिशियल पावर भी है राजा के पास, अगर वहाँ पे रिवोल्ट्स हो रहे हैं, तो ऐसे स्टेट के अंदर क्या होगा जिस स्टेट के अंदर वो ऑफिशियली राजा ही नहीं है। तो इससे हमको पता लगता है इसको एक्स्ट्रा बर्डन देखने को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा लोकल ऑफिशियल्स का। उनको पता लगता है कि यार निज़ामुल मुल्क जब असली राजा भी नहीं है का, फिर भी वो हमको हमारे ऊपर जो है अथॉरिटी असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है। तो यहाँ पे उसको जो है डबल प्रेशर झेलने की कोशिश, डबल प्रेशर वो झेलता है, क्योंकि वो खुद ऑफिशियल यहाँ का राजा भी नहीं है। ठीक है, तो उसको करना पड़ता है। ही फोर्स द बिग टर्बुलेंट जमींदार्स टू रिस्पेक्ट हिज अथॉरिटी। उसकी जो खुद की पावर है, जो भी ऑफिशियल पावर नहीं है, उसको रिस्पेक्ट कराने के लिए वो इन टर्बुलेंट जमींदार्स को, जो रेबेलियस जमींदार्स हैं, इनको प्रेशराइज करता है। उसने कई सारे एंटी करप्शन मेजर्स भी लिए। एक और काम जो उसने बहुत इंपॉर्टेंट किया, अगर हम मैप देखें तो यहाँ पे इस टाइम पे जो है मराठास थे, और यहाँ पे हम देखते हैं हैदराबाद था, ये मैसूर था। तो इसने अपने टेरिटरी को बहुत टाइम तक बचा के रखा मराठा से और मैसूर से। ठीक है, ही केप्ट हिज टेरिटरीज He kept his territories or dominions out of Maratha control as well as out of the danger of Mysore। इस टाइम पे यहाँ पे मैसूर में हम देखते हैं कि हैदर अली भी है, फिर उसके बाद टीपू सुल्तान आ जाता है। तो निज़ामुल मुल्क पूरी कोशिश करता है, या फिर उसके सक्सेसर्स कोशिश करते हैं कि हम अपने डोमिनियंस को इन दोनों नेबरिंग स्टेट से बचा के रखें। फाइनली अगर हम बात करते हैं निज़ामुल मुल्क की, तो 1748 के अंदर निज़ामुल मुल्क की डेथ हो जाती है, और एम्पायर फिर से
सिविल वॉर के अंदर चला जाता है। वही सारी सिमिलर सिचुएशन होती है जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस करी थी, जब किसी मुगल राजा की डेथ होती है, जब मुगल अथॉरिटी की डेथ होती है या कोई मुगल एम्पायर जब मर जाता है, तब सिमिलरली जो है कोर्ट के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, नोबल्स आपस में लड़ते हैं, मिलिट्री कमांडर्स आपस में लड़ते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे हैदराबाद में भी होती है। जैसे 1748 के अंदर निज़ामुल मुल्क का लॉन्ग रेन खत्म होता है, इतना पावरफुल रेन खत्म होता है, यहाँ पे भी जो है दोबारा लड़ाई होना शुरू हो जाती है, सिविल वॉर की सिचुएशन हो जाती है और हम वॉर ऑफ सक्सेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ हमने जो है यहाँ पे अपना हैदराबाद तो कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं कार्नेटिक की। ठीक है, कार्नेटिक जो था इट वाज वन ऑफ द सूबाज ऑफ मुगल डेक्कन। ठीक है, वो मुगल डेक्कन का एक सूबा था और ये किसके कंट्रोल के अंदर आता था? इट वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो कार्नेटिक जो है वो हैदराबाद से अलग नहीं था, वो हैदराबाद का ही एक पार्ट था, बट उसको एक तरह से हम कह सकते हैं एक सबसेट था उसका। उसकी खुद की थोड़ी सी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, बट वो इन जनरल किसके अंडर कंसिडर किया जाता था? हैदराबाद के अंदर ही आता था कार्नेटिक। ठीक है, कार्नेटिक की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि ऑफिशियली जो है वो हैदराबाद के कंट्रोल के अंदर आएगा, जो यानी कि जो हैदराबाद का निज़ाम होगा वही कार्नेटिक के ऊपर कंट्रोल करेगा, वही कार्नेटिक का राजा होगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा, जिस तरीके से जो निज़ाम था हैदराबाद का उसने अपने आप को फ्री करने की कोशिश करी मुगल अथॉरिटी से, सेम काम यहाँ कार्नेटिक के राजा ने भी करने की कोशिश करी। जिस तरह से हैदराबाद का जो रूलर था उसको ये समझ आ गया कि उसने अपना रीजन कार्व आउट करना शुरू कर दिया, या अपने जो रिलेशंस थे वो दूर करना शुरू कर दिया, अपने आप से डिस्टेंस मेंटेन शुरू कर दिया मुगल कोर्ट से जो दिल्ली के अंदर था। सिमिलरली कार्नेटिक ने भी अपने आप को अलग करने की कोशिश करी कि मैं किस तरह से हैदराबाद से अलग हो जाऊँ। जो काम हैदराबाद ने मुगल अथॉरिटी के साथ किया वही वाला काम कार्नेटिक कर रहा था हैदराबाद के साथ, कि अपने आप को अलग करने की या सेपरेट करने की कोशिश कर रहा था, डिटैच करने की कोशिश कर रहा था हैदराबाद से। ठीक है, जस्ट लाइक निज़ाम बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ दिल्ली, द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ कार्नेटिक, जो कार्नेटिक पे इस समय रूल कर रहा था उसको हम किस नाम से चलते हैं? द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ कार्नेटिक, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कह सकते हैं निज़ाम ऑफ कार्नेटिक। ठीक है, जो निज़ाम ऑफ कार्नेटिक भी वही वाला काम कर रहा था, अपने आप को फ्री करने के लिए फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ वायसरॉय ऑफ डेक्कन और द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम के कंट्रोल से अपने आप को फ्री करने के लिए उसने वही वाला काम किया जो निज़ाम ने किया था मुगल अथॉरिटी के साथ, अपने आप को सेपरेट करना शुरू कर दिया, एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह काम करना शुरू कर दिया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है, अगर प्रेजेंटली हम देखें जिस टाइम पे निज़ामुल मुल्क यहाँ पे काम कर रहा था, उस टाइम पे कार्नेटिक का जो नवाब था उसका नाम था सादतुल्ला खान। ठीक है, जो सादतुल्ला खान था वो इस टाइम पे कार्नेटिक का नवाब था, और कार्नेटिक का नवाब जो सादतुल्ला खान था, जब उसकी एज होनी शुरू हो गई, जब उसको पता लग गया कि मेरे को अपना सक्सेसर देखना है, तो सही में या फिर लेजिटिमेट डिसीजन क्या होना चाहिए था कि इसको ये वाली बात इन्फॉर्म करनी चाहिए थी हैदराबाद के रूलर को या निज़ाम को, और निज़ामुल मुल्क डिसाइड करता ये वाली बात कि इसके बाद सक्सेसर कौन होगा। बट सादतुल्ला खान ने इंस्टेड ऑफ दिस उसने क्या किया? ही मेड हिज नेफ्यू, जिसका नाम था दोस्त अली, इसने अपने नेफ्यू को, अपने भांजे को अपना सक्सेसर घोषित कर दिया बिना हैदराबाद के निज़ाम को ये वाली बात बताई। ठीक है, तो उसने क्या किया? वही वाला काम किया जो हैदराबाद कर रहा था मुगल अथॉरिटी के साथ, अपने आप को फ्री कर रहा था, इंडिपेंडेंट बना रहा था, वही वाला काम सादतुल्ला खान ने किया। उसने बिना निज़ाम को इन्फॉर्म करे अपने जो अपना सक्सेसर था वो किसको बना दिया? अपने नेफ्यू दोस्त अली को बना दिया। इसकी वजह से जो है निज़ाम के अंदर और सादतुल्ला खान के अंदर जो है टेंशन्स बढ़नी शुरू हो गए और इनके बीच में जो है रिलेशंस जो हैं वो ख़राब होने शुरू हो गए। फाइनली हम देखते हैं कि 1740s के बाद से क्या होता है। जिस तरह से मुगल एम्पायर के अंदर बार बार सिविल वॉर या वॉर ऑफ सक्सेशन की चीज़ें चल रही थी या फिर वो सिचुएशन चल रही थी, यही काम हैदराबाद और कर्नाटक के अंदर शुरू हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटीरियरेशन शुरू हो जाता है हैदराबाद के अंदर और कर्नाटक के अंदर 1740s या स्पेशली 1748 के बाद से। जब तक 1748 में निज़ामुल मुल्क था उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उसके टाइम पे और सब लोग उससे डरते थे, तो इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन एक कह सकते हैं इट वाज इन गुड हैंड्स। बट एक बार 1748 में निज़ामुल मुल्क की अगर डेथ हो गई तो एडमिनिस्ट्रेशन भी पैरालाइज होना शुरू हो गया और डीके होना शुरू हो गया। और किसकी वजह से? क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहे थे बार बार, कोई भी एक सिंगल रूलर टिक नहीं रहा था। क्योंकि हमने देखा कि 1724 में निज़ामुल मुल्क आया और 1748 तक उसने रूल किया, पूरे 24 साल उसने लगातार यहाँ रूल किया। इसके बाद कोई भी ऐसा नवाब नहीं आया जिसने इतना टाइम तक लगातार रूल किया। बार बार जो है वो गद्दी चेंज हो रही थी और बार बार वॉर ऑफ सक्सेशन होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज हो रहा था। और इसने क्या किया, ये जो बार बार चेंज ऑफ पावर हो रहे थे, इसने अपॉर्चुनिटी दे दी यूरोपियन पावर्स को इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियन रूलर्स के इंटरफेयर करने के लिए। और यहाँ से यूरोपियन पावर्स ने, स्पेशली फ्रेंच ने,
इंडिया को कैप्चर करने का सबसे पहला फार्मूला डिवाइस किया। सबसे पहला फार्मूला क्या था? टू इंटरफेयर इन द इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ इंडियन रूलर्स एंड टू गेन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये रूलर्स जो हैं इनके आपस में जो इनके जो झगड़े चल रहे हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हो जाओ, उनमें इंटरफेयर करो उनके पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, और खुद जो है किसी एक को सपोर्ट करके जिताओ, और जो जीत जाए उस विक्टर के साथ जो है वो आपको कई सारे रिवॉर्ड्स देगा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, ये वाला किसने जो फॉर्मूला था किसने डिवाइस किया? सबसे पहली बार ड्यूप्ले ने डिवाइस किया। ठीक है, हम बात करेंगे पौंडीचेरी का गवर्नर था ये, फ्रेंच गवर्नर, और यही वाला फॉर्मूला बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने अपनाया बैटल ऑफ प्लासी के अंदर। वो हम आगे थर्ड चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या बताया? हमने इंट्रोडक्शन के अंदर बात करी कि मुगल एम्पायर जो है वो डीके हो रहा था, और मुगल एम्पायर के डीके होने के बाद कई सारी रीजनल पावर्स जो हैं वो एमर्ज करती हैं। उन रीजनल पावर्स की मैंने कैटेगराइजेशन आपको बताई, अलग अलग 4 तरीके की। एक सक्सेशन स्टेट्स थे, एक वो स्टेट्स थे जो रेबेलियंस की वजह से एमर्ज हुए थे, दूसरे वो स्टेट्स थे जो कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट थे या सेमी इंडिपेंडेंट थे, और चौथे वो एरियाज थे जो मुगल इन्फ्लुएंस से कम्प्लीटली बाहर थे। फिर हमने इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी कि इनमें जो रूलर्स थे उनके अंदर क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और इनके जो पॉलिटिक्स चल रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, उनमें क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फाइनली हमने एक रीजनल पावर उठाया हैदराबाद, और हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में। नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स होंगे, लेक्चर 2, लेक्चर 3, उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बंगाल के बारे में, अवध के बारे में, और फर्दर रीजनल स्टेट्स के बारे में। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।